नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के इकाई 10 से संबंधित है। तो आज हम डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दैया को यहां पर पढ़ने वाले हैं। उनकी आत्मकथा का विश्लेषण करेंगे। क्या इस आत्मकथा में लेखक कहना चाहता है, इस आत्मकथा के माध्यम से इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में अपने इस नई रचना जो लेकर आए हैं मुर्दैया के बारे में। तो डॉक्टर तुलसीराम के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर तुलसीराम का ताल्लुक आजमगढ़ से था। उनका जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था। दलित समुदाय में पैदा होने के चलते यानी बचपन कथित मान्यताओं और बंधनों से जूझने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में बीता था। तो गरीबी और अभाव उनकी जिंदगी में साये की तरह रहा, लेकिन जो आरंभिक जीवन है उन्होंने उसमें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा जो झेली, उसी का वर्णन लेखक इसमें करता है। उसने लेखक को मतलब इनको तुलसीराम जी को उन स्थितियों ने क्या बना दिया, लेखक बना दिया। उनके साहित्य में उस दौर की मुखर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो बचपन से ही किताबों के शौकीन थे। डॉक्टर तुलसीराम को मार्क्सवाद का संबल मिला और साहस मिला। बनारस आने के बाद वह कुछ लेखकों से जुड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया, है ना। उसके बाद यानी रचना की दृष्टि में इनके बुनियादी परिवर्तन हुआ। बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाई समाप्त की, दिल्ली चले गए उसके बाद, और नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। और डॉक्टर तुलसीराम ने अपने लेखन में दलित जीवन के जो कष्ट हैं, जो यातनाएं हैं, उपेक्षा, प्रताड़ना जो उस समाज में दिया गया दलितों को, उन सारी चीजों की खुलकर अभिव्यक्ति की उन्होंने। जो भी सामाजिक बंधन थे उन पर जमकर हमला बोलते हैं वो। उनके अचेतन पर महात्मा बुद्ध का गहरा प्रभाव था, जिसका उदाहरण उनकी आत्मकथा हम मुर्दैया में देख सकते हैं। तो और उनकी एक और आत्मकथा है मणिकर्णिका, और दूसरी है मुर्दैया, जो मुर्दैया हमारे सिलेबस में है। गीत और कविताएं डॉक्टर तुलसीराम के जीवन का अभिन्न अंग रहे, इसलिए उनके मुर्दैया और मणिकर्णिका दोनों ही लेखन शैली में इन दोनों के बहाव दिखते हैं। और मुर्दैया मणिकर्णिका दो खंडों में बटी उनकी आत्मकथा अनूठी साहित्यिक कृति होने के साथ ही क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थिति तथा 60 और 70 के दशक के क्षेत्र में वाम आंदोलन की सरगर्मियों को दिखाते हैं। यानी ये जो मुर्दैया है उनका जीवन तो है ही, है ना, लेखक, लेकिन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस समय दलितों का जो जीवन था वो उस दलितों की स्थिति का वर्णन करती है ये रचना। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। अपनी इस कृति में वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक आत्म को प्रोफेसर तुलसी यानी उन वो क्या करते हैं कि उनकी स्मृतियों के सहारे उन्होंने क्या किया, अपने आत्म को जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आत्म को प्रोफेसर तुलसीराम ने क्या किया, अपनी स्मृतियों में जोड़ा। और मुर्दैया पुस्तक की भूमिका में वो लिखते हैं कि इसकी भूमिका है कि लिखते हैं कि मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो मुर्दैया से ही होकर गुजरना पड़ता था। यानी मुर्दैया ऐसी जगह पर थी जहाँ के मतलब जो गांव की मुख्य जो रास्ता थी, जहाँ से सभी लोग हर क्षेत्र के लिए जा सकते थे। तो हर क्षेत्र का रास्ता वहां से होकर के जाना जाता था। यानी वो बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। तो कहते हैं कि हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी, और जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती है। मुर्दैया मतलब क्या होता है कि यानी जहाँ पर शव जलाए जाते हैं वो मुर्दैया। तो सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं पड़ करती थी। यानी मरने के बाद मनुष्य भी वहां पहुंचता था और पशु भी पहुंचता था। तो कहते हैं वह दोनों की मुक्तिदाता थी। जीवन यानी जीवन से मुक्ति के लिए व्यक्ति कहाँ जाता था, मुक्ति के बाद मुर्दैया ही जाता था। तो विशेष रूप से कहते हैं मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। और रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। तो अब बताते हैं कि मुर्दैया क्या था, जहाँ पर जैसे जानवर जब मर जाते हैं जिस जिस स्थान पर फेंका जाता था वो स्थान मुर्दैया कहलाया, लेखक बताता है। और हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए। लेखक बताता है कि जो हमारी दलित बस्ती के दलित थे, उसी मुर्दैया में ही उनका जीवन दफन हो गया। यानी उनमें किसी भी
उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो कहते हैं उसका शीर्षक मुर्धैया ही होता। लेखक कहता है कि हमसे पहले अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखता तो उस क्योंकि उनकी जिंदगी ही मुर्धैया के इर्द गिर्द थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि उनका शीर्षक ही मुर्धैया ही होता। ठीक है। तो मुर्धैया क्या है, सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। लेखक बताता है कि मुर्धैया क्या थी, हमारे दलित बस्ती की जिंदगी थी। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। लेखक कहता है कि यानी मेरे जैसा कोई भी अदना व्यक्ति जब पैदा होगा, जमाना चाहे जिसका भी हो, जैसा हो, लेकिन उसके यानी उस व्यक्ति के आसपास वहाँ का लोक जीवन क्या है, उसका हिस्सा बन जाता है। तो लेखक कहता है यही कारण है कि हमेशा मेरा पीछा करता रहा, यानी लोक जीवन ही हमेशा उनका पीछा करता रहा, यानी उनका जो परिवेश था वो उनके उस पर उनका उनके जो आसपास था उनके ऊपर, यानी उस पर उसका असर दिखता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद, लेखक कहता है, जब मुर्धैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा और लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनियां, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाते बंकिया डोम जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। तो यानी कहते हैं कि मतलब अपने गांव से मुर्धैया के प्रथम अंग समाप्त होते होते लेखक अपने गांव को छोड़ करके आगे की जिंदगी के लिए निकल पड़ता है। तो ये सारे पात्र पहले उसके जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। तो आगे कहता है लेखक कि मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही देखते बामा बामा बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। लेखक अपने जीवन का प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा है यहाँ पर कि उसका मुझसे बेहद लगाव था। कहते हैं उस भैंस का मेरी एक विचित्र आदत थी कि मुर्धैया पर जब भी चराने जाता था मैं उसके पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता था। तो कहते हैं कि उसे किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं होता था और मैं उसके पीठ पर बैठा रहता तथा वह घूमती फिरती चरती रहती थी। इस दौरान एक दिन गांव के ही चिखुरी एक व्यक्ति था गांव का, ने भैंस के थन में एक लकड़ी खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास जमीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया, यानी हरकत की किसी ने वो भैंस के से नीचे गिर गए। तो आगे कहते हैं झाड़ी से सटी एक कब्र थी, होश आने पर मेरे होश उड़ गए, भूतों के डर से मैं कांप गया। ये खबर बस्ती में फैल गई, सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं किंतु वे दिखाई नहीं देते हैं। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि इससे इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए इसलिए उठाकर जमीन पर पटक दिया। यानी और कहते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखरी को भूत समझूं कि मुर्धैया में दफन कि जो मुर्धैया में दफन थे उनको। यानी लेखक ने यहाँ पर उस समय जो टोना टोटका भूत प्रेत जैसी घटनाएं थी जिस पर लोगों को पूर्ण विश्वास हुआ करता था, किस तरीके से लोग उस पर विश्वास आंख बंद करके कर लेते थे, लेखक उस घटना का उस स्थिति का चित्रण यहाँ पर करता है कि गलती तो उस लड़के ने की जानवर के साथ हरकत करके जिससे उसने मुझे वो उछला और मैं गिर गया, लेकिन लोग उसको भूत समझ बैठे। तो लेखक कहता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं चिखुरी को भूत समझूं कि मुर्धैया में दफन है जो उनको। तो कहते चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्धैया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया क्योंकि लोगों की डांट उनको पड़ी। और इस दुर्घटना से किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई थी और एक दिन अपने घर बुलाकर समझाया। कहते हैं कि हे बाबू, ये सब हवा 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 बतास के बच के रहिया, इनका इनकर गुस्सा जान ले हुआ होला, तो वो उन्होंने ऐसे बताया उनको। तो आगे चलते हैं कि कथानक में क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास भी कहते थे। तो इसी किसनी भौजी के ससुर का नाम था जैदी जो अपने बेटे से अलग रहते थे। तो जैदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बसु पांडे खानदान की हरवाही करते थे। तो वो कहते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे जब हल जोत रहे थे वहीं खेत से वे गायब हो गए और गांव वाले कहते हैं कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। तो ये साफ तौर पर मालूम नहीं कि जैदी चाचा कैसे गायब हो गए। तो वो कहते हैं कि वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते हैं। तो वर्षों बाद लेखक बताता है जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, गांव वापस आए थे तो उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश थे। वे थे तो बिल्कुल अनपढ़ किंतु बातें ऐसी करते थे कि लगता था कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। तो जैदी चाचा एक चित्र शैली में चर्चेलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी वो बीच बीच में अकारण ही बोलने लगते।
तो लेखक यहाँ पर जयदी चाचा के चरित्र की बात करता है। सबमरी, फाइटर प्लेन, डम डम टंग, यानी वो बताते हैं जो ये शब्द जयदी चाचा ऊटपटांग तरीके से लेते हैं, इनका उच्चारण गलत तरीके से लेते हैं। तो आगे लेखक बताता है, वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त था, तब उस समझ सका कि जयदी चाचा चर्चिल को चर्चलेवा, सबमरीन को सबमरी और फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन, डम डम बुलेट को डम डम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेटी आदि ये सभी ये मतलब शब्द बोला करते थे। तो कहते हैं हकीकत यह है कि जैदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे, बाद में जैसे तैसे वो गांव वापस ले आए थे। तो ये थी हकीकत जैदी चाचा की। तो आगे कहते हैं कि जैदी चाचा की लेखक बात करता है, उसके बाद कहते हैं कि अंग्रेज प्रोफेसरों ने सिया मुसलमानों का लोकप्रिय नाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, और इसलिए इनका जैदी नाम प्रचलित हो गया। वास्तव में इनका जो मूल नाम था लूर खूर था। ठीक है, किंतु लुरखुर चाचा अपने को जैदी समझने लगे थे और गांव में भी लोग जैदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे। तो विश्व युद्ध की अनेक कहानियां वो सुनाया करते थे और लोग उनकी कहानी सुन सुनकर मंत्रमुग्ध होते थे। और कहते 5वीं के आगे यानी उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। तो आगे चलते इस ऊहापोह के बीच लेखक आगे बताता है कि एक अजीब हादसा हो गया। जयदीप चाचा वहीं बसु पांडे के यहाँ फिर से हरवाई करने लगे थे। उचित बनी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ पड़ते थे। उनके इस स्वभाव के कारण बंसू ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही जिससे उनकी दोस्ती थी को बुलाकर जयदीप चाचा को पिटवाया। और यानी लेखक ने यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर लोगों के बोलबाले की बात यहाँ पर करता है इस घटना के माध्यम से, किस तरीके से लोग अपनी यानी अपने रुतबे, अपने पद का और अपने पावर का इस्तेमाल करते थे निम्न जाति के लोगों पर। तो आगे लेखक कहता है कि और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। विचित्र तथ्य यह था कि बंसू के पास कोई बकरी थी ही नहीं। किसी तरह जयदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए, यानी घूस व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं लेखक यहाँ पर। तो पुलिस इस बार भी हम सभी बुरी तरह से पुलिस से डर गए थे। तो लेखक बंसू के पांडे के छलिया कपट से आघातित होकर जयदी चाचा प्रतिरोध रूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धाम बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए और निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते। पूछने पर कहते थे कि जब तक बाभन न्याय नहीं करते, बाभन मतलब ब्राह्मणों के लिए, मैं दाढ़ी मूछ मुड़ा बढ़ाता रहूंगा, धूप में ही सोऊंगा। और इस मामले में निहायत वे जिद्दी थे। पंचायत द्वारा किसी अन्य समझौते को वो मानने से साफ इनकार कर दिया और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। अंततोगत्वा उसी अकाल में प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया, यानी कि किसी ने उनका कोई न्याय वाय तो किया नहीं, लेकिन अंत में उनकी मौत जरूर वहां पर हो जाती है। तो आगे लेखक जयदी चाचा की ये कहानी बताता है, इसके माध्यम से कई यानी जो कमियां है सामाजिक उनका उजागर करता है यहाँ पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुर्दैया में लेखक ने अपने बचपन के अनगिनत उदाहरण दिए और लेखक भी बचपन में भूत के भय से बहुत पीड़ित था। लेखक द्वारा नागिन को मार देने की वजह से घर वाले इतना डरा देते हैं कि हमेशा उसको गीता का पाठ करते रहने से यानी और मुक्ति का प्रयास करना पड़ता है। घर और गांव वालों का कहना है कि वो तुम्हारी फोटो खींच ले गई है भूत, तो वो भूतनिया नागिन बनकर बतला लेगी। तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति लेखक की एक प्रिय पंक्ति बन गई थी। जैसा माहौल भूत प्रेत का उस समय था, उसके बारे में सोच कमोबेश आज भी लोगों की वैसी है। आज तो बल्कि मीडिया भी गाहे बगाए इस तरह के किस्सों को टीआरपी के चक्कर में हवा भी दे रही है। तो ये सारी लेखक कहते हैं इसमें कोई यानी चर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके लेखक ने समाज की हर उस कुरीति को इस आत्मकथा के माध्यम से सामने रखा जो उस समय विद्यमान थी। तो अंधविश्वास का भी अपना समाजशास्त्र, राजनीति और मनोविज्ञान होता है। तभी कहते हैं लेखक कहता है इसकी आड़ में एक की मूर्खता दूसरों के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है। चुड़ैल का अफवाह फैलाकर आज भी आदिवासी समाज में कहीं कहीं महिलाओं को मार दिया जाता है, जिसके पीछे का कारण कई बार उसकी जमीन और संपत्ति हड़पने का भी होता है। तो आज वर्तमान परिदेश में गाय के नाम पर मानव हत्या हो रही है। तो लेखक ने इन सारी चीजों को बताने की कोशिश की। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था यानी क्या है, इन्हीं सारी स्थितियों से गुजर रही है। तो मुर्दैया को पढ़ते हमको ये एहसास हो जाता है कि हमारे देश की में प्रतिभा की कमी नहीं है, परंतु उस प्रतिभा को निखारने के लिए एक उचित तंत्र की आवश्यकता है। सरकारी तंत्र सरकारी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाए और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का ये सफर यानी लोगों को शिक्षित करे।
तो कोई जाति धर्म माने बिना सबके लिए शिक्षावृत्ति यानी दी जाए, है ना। और दलित पीड़ित पात्र जो हैं उनके बलबूते पर एक लंबी उड़ान हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक देश के नाते विकसित देशों की तुलना में अपना अस्तित्व दलित रूप में ही पा सकता है, दलित रूप में पा सकता है। यानी लेखक ने इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया था। हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा के वर्तमान स्तर पर हमें बात करनी होगी। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो दलित ये आत्मकथा है इसको लेखक ने किस तरीके से, उस लेखक ने अपने जीवन की गाथा तो बताई ही, साथ ही उस समय जो भी समाज में दलितों के साथ अत्याचार होता था, जो समाज में बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी या धार्मिक अंधविश्वास थे, टोने टुटके थे, इन सारी चीज़ों को लेखक ने बड़ी बेखूबी से यानी यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो ये थी हमारी आज की रचना मुर्दहिया, जिसके बारे में हमने कुछ पॉइंट आप तक रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपके अंदर यहाँ इसके मतलब एक आइडिया आपको लगा होगा कि हाँ इसमें लेखक ने क्या लिखना चाहा, क्या बताना चाहा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।